हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रही है उसको आप देख रहे होंगे, उससे लाभ उठा रहे होंगे। आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। द स्ट्रगल फॉर स्वराज 1927 से लेकर 47 तक जो टाइम पीरियड है उसमें एक टॉपिक आता है द पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स, कांग्रेस एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है, और पीपुल्स स्ट्रगल इन द प्रिंसली स्टेट्स। आज ये 3 टॉपिक लेंगे। कल तक ये चैप्टर और ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कल 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नए सब्जेक्ट में प्रवेश कर जाएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स मूवमेंट्स। द 1930 विटनेस द नेशन वाइड अवेकनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन इंडिया। देखिए अब क्या हो रहा है, नेशन वाइड अवेकनिंग यानी कि राष्ट्र स्तर पे एक चेतना, एक नई ऊर्जा आ चुकी है और नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, यानी फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे काम, बहुत सारे मूवमेंट्स किए जा रहे हैं। द टू नेशनलिस्ट मास मूवमेंट्स ऑफ 1920 से लेकर के 22 एंड 1930 से लेकर के 1934 had politicized the peasants and workers on a large scale. The economic depression that hit India and the world आफ्टर 1929 ऑल्सो वर्सन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट। सबको पता है 1929 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था ना, यानी मंदी आई थी 1929 का, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी इकोनॉमीज क्रैश हो गई थी उस समय, ठीक है, वर्ल्ड की, ठीक है, स्पेशली इन यूरोप ना। रशिया इससे अछूता रह गया था। द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्रॉप बाय ओवर 50% बाय द एंड ऑफ 1932, यानी 50% से भी जो नीचे ड्रॉप आया था जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे ना। ये कब तक हो गया था? 1932 तक, ठीक है। Employers tried to reduce wages. The peasants all over the country began to demand land reforms, reduction of land revenue and rent, and relief from indebtedness. यानी कि जो peasants थे वो डिमांड कर रहे थे कि लैंड रेवेन्यू कम कर दीजिए, ठीक है, हमारे वेजेस, मतलब अब वर्कर्स तो चाहेंगे कि वेजेस बढ़े, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स थे वो उनके वेजेस को घटा रहे थे, क्योंकि इतनी मंदी आ चुकी, पैसा है नहीं, हाँ, ठीक है। और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ढह जाता है, जब मंदी आती है तो क्या होता है, छटनी होती है ना। जहाँ 10 वर्कर काम कर रहे थे वहाँ 5 कर दिए जाते हैं या उससे भी कम हो जाता है। बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, सभी को पता है। बहुत सारा कर जो एम्प्लॉयर तो चाहेगा ही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, है ना, लेकिन वो उतना देना नहीं चाहते हैं वर्कर्स को, ठीक है। और क्या होता है कि एक तरह से कर्ज बहुत बढ़ जाता है उस स्टेज में ना। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन इंक्रीजिंगली डिमांडेड बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर ट्रेड यूनियन राइट्स। अब देखिए वर्कर्स चाह रहे हैं फैक्ट्रीज में क्या है कि उनको बेटर कंडीशंस मिले, यानी अच्छा वातावरण मिले काम करने के लिए, और ट्रेड यूनियन के राइट्स मिले, जो भी राइट होता है, स्ट्राइक करने का राइट होता है, बीच में छुट्टी लेने का जो है, ये सारी चीज़ें वो चाह रहे थे ना। The civil disobedience movement and the rise of the left parties and groups produced a new generation of political workers who devoted themselves to the organization of peasants and workers. देखिए अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही क्या है, एक तरह का बेस है सारे जो भी मूवमेंट देश में आए, और अब वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? पीजेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। Consequently, there was rapid growth of trade unions in the cities and किसान सभाज यानी peasant unions all over the country, particularly in Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Punjab. The first all India peasant organization, the All India Kisan Sabha, was formed in 1936 under the presidentship of स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका नाम आपने सुना होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, किसान सभा ये सब बनाई जा रही हैं वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए ना। और इनके जो एरियाज़ है, कहाँ कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, पंजाब है, केरला है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। जो फर्स्ट किसान सभा बन रही है वो किसके लीडरशिप में बन रही है? स्वामी सहजानंद सरस्वती की लीडरशिप में बन रही है। और कब? इसका ईयर क्या है? 1936। आप देखिए कांग्रेस एंड द वर्ल्ड अफेयर्स देख लीजिए। द थर्ड मेजर डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड 1935 टू 1939 वाज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट द कांग्रेस टुक इन द वर्ल्ड अफेयर्स। अब देखिए जो कांग्रेस है वो देश के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है। द कांग्रेस had from its inception in
1885 opposed the use of Indian army and of India's resources to serve the British interest in Africa and Asia। देखिए जब से कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, तब से उसका क्या मत था कि जो इंडियन आर्मी का यूज़ है, ब्रिटिशर्स जो यूज़ कर रहे हैं इंडियन आर्मी का बाहर एशिया और अफ्रीका में जो लड़ाइयाँ वो लड़ रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं इंडियन आर्मी का, वो अच्छा नहीं है, वो उसको अच्छा नहीं मान रहे थे। इट हैड ग्रेजुअली डेवलप्ड अ फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन अपोजिशन टू द स्प्रेड ऑफ इम्पेरियलिज्म। इन फरवरी 1927 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल exiles and revolutionaries from the countries of Asia, Africa and Latin America suffering from economic or political imperialism. The Congress was called to coordinate and plan their common struggle against imperialism. Many left-wing intellectuals and political leaders of Europe also joined the Congress. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू देखिए वर्ल्ड लेवल के फिगर हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है कि वो देश के नेता तो थे ही, लेकिन उनका जो नेतृत्व यानी उनके जो आइडियाज़ थे वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस थे और उनका वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन था। तो कांग्रेस को एक तरह से वो जान रहे थे कि जो बाहर देश के बाहर भी कई देशों में ऐसा है कि वहाँ पे इम्पेरियलिज्म फैला हुआ है और इंडिया में भी है, लोग ब्रिटिशर्स या कॉलोनीज़ बना के रह रहे हैं, उनको हटाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम एक कॉमन आइडिया और कॉमन स्ट्रगल डेवलप करें ताकि वो हमें रिकॉग्नाइज़ करें और हम उन्हें रिकॉग्नाइज़ करें ना, ठीक है। Nehru was elected to the Executive Council of the League Against Imperialism that was born at this Congress. In 1927, the Madras session of the National Congress warned the government that the people of India would not support Britain in any war undertaking to further its imperialism aims. यानी यहाँ पे 1927 में डिक्लेरेशन हो गया, मद्रास सेशन में ही कह दिया गया कि जो इंडिया है ना, और जो कांग्रेस है वो सपोर्ट नहीं करेगा ब्रिटेन को, बाहर जो वो अपने कॉलोनीज़ बना के रहेंगी, यहाँ इंडिया में तो कर ही नहीं, देश के बाहर जो और देश हैं उनमें भी वो अपना क्या प्रभुत्व जो माना चाहते हैं ना, तो उसके लिए वो सपोर्ट इंडिया नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं करेगी। इन द 1930s द कांग्रेस took a firm stand against imperialism in any part of the world and supported national movement in Asia and Africa। अब उसने 1930 में क्या किया है, कांग्रेस एक मोर्चा संभाल लिया वर्ल्ड लेवल का, ये देश में तो है ही इनका रूल, बाहर कहीं भी हम नहीं चलने देंगे, ठीक है। इट कंडेम fascism which had arisen at the time in Italy, Germany and Japan as the most extreme form of imperialism and racialism and gave full support to the people of Ethiopia, Spain, Czechoslovakia and China in their fight against aggression by the fascist powers। In 1937 when Japan launched an attack on China, the National Congress passed a resolution calling upon the Indian people to refrain from the use of Japanese goods as a mark of their sympathy with the people of China। अब देखिए यहाँ पे 1937 में जापान मोर्चा खोल दे रहा है चाइना के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से है। एंड इन 1938 इट सेंट अ मेडिकल मिशन हेडेड बाय डॉक्टर M. अटल to work with the Chinese armed forces, ठीक है, समझ गए। The National Congress fully recognized that the future of India was closely interlinked with the common struggle between fascism and the forces of freedom, socialism and democracy। The emerging Congress approach to world problems and the awareness of India's position in the world were clearly enunciated in Jawaharlal Nehru's presidential address to the Lucknow Congress in 1936, ठीक है। तो लखनऊ में एक सेशन हुआ है 1936 में, तो वहाँ पे भी ये डिस्कशन हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू अपने प्रेसिडेंट और वो एड्रेस कर रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी को हमें बढ़ावा देना है, सोशलिज्म को और फ्रीडम को, और हमें वर्ल्ड लेवल पे भी देखना है कौन कौन कंट्रीज़ हमारी तरह ही प्रताड़ित हैं, तो उनको भी हम एकजुट करके इन कॉमन एक एजेंडा बना करके इन सबों के अगेंस्ट क्या है लड़ाई लड़नी है ना। ओके, वाइल स्ट्रेसिंग द कांग्रेस opposition to any participation of the Indian government in war between imperialist power, he offered full cooperation to the progressive forces of the world, to those who stood for the freedom and breaking of the political and social bonds for in their struggle against imperialism and fascist reaction। We realized that our struggle is common one। वही मैंने कहा कि ना जो अब यहाँ समझ में आ रहा है वर्ल्ड लेवल पे भी चीज़ें क्या हैं हमें इम्पैक्ट करती हैं और हमारा जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पे पड़ता है, तो यही यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन स्ट्रगल बन चुका है, ठीक है। अब हम इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे और JL नेहरू इससे क्या कर रहे हैं, इसे एक तरह से लीड कर रहे हैं। ओके, पीपुल्स स्ट्रगल इन द प्रिंसली स्टेट्स, ये कर लेते हैं फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन।
The fourth major development during this period was the spread of the national movement to the princely states. Princely states में भी अब national movement जगह जगह पहुंच चुका है. Appalling economic, political and social condition prevail in most of them. Peasants were oppressed, यानी peasants जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा क्या आक्रोशित हैं, है ना. Land revenue and taxation were excessive, unbearable, education was retarded, health and other social services were extremely backward, and the freedom of press and other civil rights had hardly existed. कह रहे हैं कि इतना बैकवर्ड है देश उस समय कि ना वहाँ पे सही से एजुकेशन का कोई है, ना वहाँ पे पीजेंट्स को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, ना ही वहाँ पे सिर्फ टैक्स लगा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, यही चल रहा है देश में. ठीक है, फ्रीडम की कोई बात नहीं है. द बल्क ऑफ द स्टेट रेवेन्यूज वर स्पेंड ऑन द लग्जरीज ऑफ द प्रिंसेस. अब जितना भी स्टेट से रेवेन्यू, जो स्टेट है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, वो कहाँ पे खर्च हो रहा है? इन प्रिंसेस की अपनी लग्जरी में, अपनी मोटिव के लिए सारा खर्च कर रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए ना. इन सेवरल स्टेट्स सर्वडम, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर फ्लरिश. बहुत सारे राज्यों में सर्वडम है, स्लेवरी है और क्या है, फोर्स लेबर यानी बंधुआ मजदूरी चल रही है. वहाँ पे गुलामी दास्ता है, बहुत सारा उनके साथ शोषण है. यही देश में क्या है, फल फूल रहा है, फ्लरिश हो रहा है. थ्रू आउट हिस्ट्री अ करप्ट एंड decadent ruler was checked to some extent by by the challenge of internal vote or external aggression. British rule feed the princes of both these dangers, and they felt free to indulge in gross misgovernment. Moreover, the British authority began to use the princes to prevent the growth of national unity and to counter the rising national movement. अब इन प्रिंसेस का भी यूज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कैसे कर रही है, हम इन्हीं लोग के देश के अगेंस्ट ही कर रही है. जितने मास मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, नेशनल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, उनको सप्रेस करने के लिए इन राजकुमारों का यूज़ हो रहा है, जो भी राज्य कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, द प्रिंसेस इन टर्न डिपेंडेंट फॉर द सेल्फ preservation from popular revolt on the protection of the British power and adopted a hostile attitude to the national movement. In 1921, the Chamber of Princes was created to enable the princes to meet and discuss under British guidance matters of common interest. अब देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना दिया गया है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट अगर कोई रिवोल्ट खड़ा हो जाता है तो ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प करें और हमें बचाएं. और ब्रिटिशर्स को जब कोई नेशनल मूवमेंट क्रश करना होता था तो इन प्रिंसेस का यूज़ करते थे ताकि उनके अगेंस्ट कोई ऐसा मूवमेंट ना, बड़ा मूवमेंट ना क्रिएट हो पाए. ठीक है, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट. इन द Government of India Act 1935, the proposed federal structure was so planned to check the forces of nationalism. It was provided that the princes would get 2/5 of the seats in the upper house and 1/3 of the seats in the lower house. People of many of the princely states now began to organize movements for democratic rights and popular governments. The All India States People's Conference had already founded in December 1927 to coordinate political activities in different states. The civil disobedience movement had a deep impact on the minds of the people of these states and stirred them into political activity. देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इन सभी लोगों पे क्या है, बहुत कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा है. और ये जान रही कहीं कोई और बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट हो जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ना, इसलिए इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं. पॉपुलर स्ट्रगल्स वर वेज्ड इन मैनी ऑफ द स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन राजकोट, जयपुर, कश्मीर, Hyderabad and Travancore. The princes met these struggles with violent repression. Some of them also took recourse to communalism. बहुत सारा कह सकते संप्रदायवाद यानी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है इस समय. ठीक है, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर दैट द पॉपुलर एजिटेशन वॉज एंटी मुस्लिम. अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि सब एंटी मुस्लिम हो रहा है, हमारे ही विरुद्ध हो रहा है. द महाराजा ऑफ कश्मीर ब्रांडेड इट एज एंटी हिंदू. वो कह रहे हैं कश्मीर के जो महाराजा वो कह रहे हैं हमारे अगेंस्ट सारी चीज़ें हो रही, एंटी हिंदू हो रहा है. वाइल द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर क्लेम दैट क्रिश्चियंस वर बिहाइंड द पॉपुलर एजिटेशन. यानी सबके अपने अपने मत हैं जगह के हिसाब से ना. द नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड द स्टेट पीपल स्ट्रगल एंड अर्ज्ड द प्रिंसेस टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड टू ग्रांट फंडामेंटल सिविल राइट्स. अब यहाँ पे देखिए, नेशनल कांग्रेस है वो डिमांड कर रही है कि फंडामेंटल राइट्स दीजिए हमें, हमारे जो अधिकार है, जो सिविल राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए, और आप ये जो कर रहे हैं हमारे ऊपर ये अच्छा नहीं है. इन 1938 when the Congress defined its goal of independence, it included the independence of the princely states. अब जब इन्होंने कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि अब हमें आज़ादी चाहिए, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रिंसली स्टेट्स को भी आज़ाद कराएंगे. ठीक है, इनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. Next year, at the Tripuri session, it decided to take a more active part in the states people's movement, as if to emphasize the common national aims of political struggle in British India and in all the states.
जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939। देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो 1939 में हुई, वहाँ पे उनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है। द स्टेट्स पीपल्स movement awakened the national consciousness among the people of state is also spread a new consciousness of unity all over India। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा एक नई चेतना आ रही है। जवाहरलाल नेहरू आह्वान कर रहे हैं देश को कि अब देश की आज़ादी होनी चाहिए, इन सब आपदाओं से हमें मुक्त होना है और हमें अपनी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, 2-3 टॉपिक और हैं, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे और ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक या सब्जेक्ट हमने लेंगे, इट कैन बी ज्योग्राफी, या हम कर लेंगे क्या, एनवायरनमेंट करेंगे, या इसमें भी एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो बहुत सारे ट्रीटीज़ हुई हैं, वो हमें जानना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।